हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ITR 1। ITR 1 को हम सहज फॉर्म भी बोलते हैं। तो आज हम चलते हैं कि ITR फॉर्म हम कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले हम ये ITR फॉर द असेसमेंट ये 2021 है। तो इसमें आप देखिए इंडिविजुअल्स बीइंग ए रेजिडेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है, बीइंग ए रेजिडेंट, ये NRI के लिए अवेलेबल नहीं है। और साथ में अदर देन नॉट ऑर्डिनरी जो रेजिडेंट है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये रेजिडेंट की दो टाइप्स होती हैं। तो इसमें सिर्फ ये रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी जो रेजिडेंट है उसी के लिए अवेलेबल है। उसके बाद ये हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख। अगर आपकी टोटल इनकम जो 50 लाख तक है तो ये फार्म तभी भरा जाएगा। अगर ये 50 लाख से अबव चली गई तो ये फार्म यूज नहीं होगा। हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज, तो ये सोर्स बता रहा है कि सोर्स जो है वो सैलरी होना चाहिए या फिर वन हाउस प्रॉपर्टी अगर है तो तभी ये फार्म यूज होगा। अगर 2 हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो ये फार्म यूज नहीं होगा। अदर सोर्सेज, और साथ में आपकी इनकम जो है अदर सोर्सेज से भी हो सकती है, जैसे इंटरेस्ट एक्सेट्रा। इंटरेस्ट जैसे बैंक इंटरेस्ट हो गया तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो गया। एंड एग्रीकल्चरल इनकम अप टू ₹5,000। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है तब ये फार्म यूज नहीं होगा। सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 ही होनी चाहिए। साथ में ये कह रहा है नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज आइदर डायरेक्टर इन ए कंपनी। ये जो इंडिविजुअल है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हो किसी कंपनी में डायरेक्टर हो, और हैज इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, और साथ में उस पर्सन ने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं की हो। तो चलते हम ये फॉर्म में। सबसे पहले पैन, तो यहाँ आएगा पैन। उसके बाद नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, आधार नंबर अगर आपके पास है वो 12 डिजिट का होता है तो यहाँ आधार नंबर आ जाएगा। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आधार नंबर आप अप्लाई करिए। तो उसमें आपकी एक आधार एनरोलमेंट ID जो कि 28 डिजिट्स की होती है वो क्रिएट होगी, तो उसको आप लिख सकते हैं जब तक आपका आधार नंबर नहीं आया। अगर आपका आधार नंबर है तो यहाँ पर आधार नंबर ही आना। मोबाइल नंबर, तो यहाँ मोबाइल नंबर आ गया, ईमेल एड्रेस आ गया, फ्लैट नंबर, नेम ऑफ प्रिंसिपल, ऑफिस, विलेज, रोड, स्ट्रीट, पोस्ट ऑफिस, एरिया, विद्यार्थी, टाउन, ये सारा आपने एड्रेस में भर देना है। साथ में पिन कोड भी भर देना है। फाइल्ड अंडर सेक्शन, आप जो ITR जो फिल कर रहे हो वो कौन से सेक्शन में कर रहे हो। जो तो डेट्स इनकम टैक्स में प्रिस्क्राइब हैं, अगर आप उस डेट के विधि ना भर रहे हो तो आपका सेक्शन होगा 139 सब सेक्शन 1। ऑन और बिफोर ड्यू डेट से आप पहले रिटर्न फाइल कर रहे हो तो ये आपका सेक्शन होगा 139 सब सेक्शन 1। अगर आप ड्यू डेट से बाद में भर रहे हो तो तब आपका सेक्शन होगा 139 सब सेक्शन 4। उसको हम बिलेटेड रिटर्न कहते हैं। अगर आप रिटर्न ओरिजिनल नहीं है आपकी, आप उसको रिवाइज कर रहे हो, मीन्स ये है कि ओरिजिनल रिटर्न में आपकी कोई मिस्टेक रह गई, जहाँ कोई चीज़ आपकी कुछ भरना रह गया, उसको आप रिवाइज कर रहे हो तो ये सेक्शन बनना होगा 139 सब सेक्शन 5। तो ये सेक्शन है आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले। अगर आपकी डिले हुई है, कोई रीज़न है तो ये उसके लिए है। तो उसके आगे हम चलते हैं। और फाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन, अगर आप रिटर्न जो फाइल कर रहे हो वो किसी नोटिस की वजह से फाइल कर रहे हो, तो नोटिस आया आपको
139 सबसेक्शन 9, तो आप यहाँ भरोगे। तो अगर ये सेक्शन लिखे हुए हैं तो इसी सेक्शन में अगर आपको नोटिस आया तो आप उसको क्लिक कर दोगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप देखिए ये जो रिटर्न है ये मोस्टली जो सैलरी वाले होते हैं वही भरते हैं। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट, आपका एम्प्लॉयर कौन है। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, एम्प्लॉयर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है तो ये आ गया, स्टेट गवर्नमेंट है तो ये आ गया। अगर PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो ये आ गया। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं हो तो आप रिटायर्ड एम्प्लॉई हो, तो रिटायर्ड हो तो आपका आ गया पेंशनर्स। तो उसके बाद अगर जो एम्प्लॉयर है वो इससे अलग है तो अदर्स भी आ सकता है। नोट एप्लीकेबल तभी आएगा जब आपका एम्प्लॉयर ही नहीं है लेकिन आप पेंशन ले रहे हो। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, यहाँ पर पेंशन और फैमिली पेंशन में क्या डिफरेंस है। अगर पर्सन खुद जॉब कर रहा है और वो रिटायर हो रहा है, रिटायर होने के बाद वो पेंशन ले रहा है तो वो पेंशनर्स में आएगा, तो वो ITR 1 भरेगा। अगर पर्सन जॉब कर रहा है तो बाद में रिटायर हो गया तो उसके जाने के बाद यानी उसकी डेथ के बाद जो पेंशन मिल रही है वो उसकी स्पाउस को मिल रही है, तो इसको हम फैमिली पेंशन कहते हैं। तो फैमिली पेंशन ये आ गया नॉट एप्लीकेबल। फॉर एग्जांपल इन्होंने लिखा है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन जो होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है, वो सैलरी हेड में नहीं आती, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है। तो आप थोड़ा सा इसमें डिफरेंस भी है। आप देखो कि सेस में 2021 में स्टैंडर्ड जो डिडक्शन है वो पेंशनर जहाँ सैलरीज वाले जितने भी हैं उनका 50,000 है, जबकि फैमिली पेंशन में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो थोड़ी कम होती है। चलो इफ यानी नेक्स्ट आ गया इफ रिवाइज्ड या डिफेक्टिव। रिवाइज देखिए आपने ये रिवाइज रिटर्न थी या डिफेक्टिव जो 139 सबसेक्शन 9, यहाँ पर कुछ डिफेक्ट रह गया। डिफेक्ट जो दिख रहा है तो सामने दिखाई दे रहा है, वो डिपार्टमेंट उसमें नोटिस सेंड कर रहा है कि आपका ये डिफेक्ट है, आप इसको इतने दिन में ठीक कर लो आप, तो वो अपनी टाइम भी प्रिस्क्राइब करता है। तो उस समय आपने क्या लिखना है यहाँ पर, इफ रिवाइज डिफेक्टिव देन एंटर सीप नंबर। सीप नंबर जो 15 डिजिट की है, एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड डेट ऑफ फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न की आपने सीप नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग यहाँ पर आपने मेंशन कर देनी है। इफ फाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 9, अगर आप जो रिटर्न फाइल कर रहे हो किसी नोटिस के अंडर आप कर रहे हो तो उसका यूनिक नंबर जो है यूनिक नंबर या डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर डिन नंबर जिसको बोलते हैं, तो उसका वो जनरेट किया होगा, उस नोटिस पे लिखा होगा, तो डेट ऑफ सच नोटिस और ऑर्डर, तो उसका आपने डिन नंबर यहाँ मेंशन कर देना है। आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139(1) सबसेक्शन 1 बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। अब हम चलते हैं ये क्या चीज है, ये फर्स्ट टाइम आई है, तो पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जो रिटर्न फाइल जो होती है अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम मैक्सिमम इजम्पशन लिमिट से ऊपर चली गई तो तभी आपको रिटर्न जो है मैंडेटरी फाइल करनी होती है। अगर वो नीचे रही तो फिर आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, तो ये ऑप्शनल होती है। तो अगर तो आप रिटर्न पीछे से भरते आ रहे हो, कंटिन्यू भर रहे हो, तो यहाँ पर आपको नो करना है। इवन आपकी कोई भी ये आपकी कहीं भी यस हो रही है तब भी आपको ये नो पर आपको क्लिक करना है। लेकिन अगर आपकी जो इनकम है वो ग्रॉस टोटल इनकम मैक्सिमम इजम्पशन लिमिट से थोड़ी कम है नीचे है, तो जैसे कि नॉन सीनियर सिटीजन के केस में
वो जो फिगर है वो 2.5 लाख है, 2,50,000। अगर उससे नीचे है आपकी जो इनकम, तब आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होती, ऑप्शनल होती है। ये उन्हीं के लिए है। वो कह रहा है आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7 प्रोविजन बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ। आपकी वैसे जो इनकम है, वैसे जो रिटर्न है, यानी 2.5 लाख से ऊपर नहीं है, नीचे है, आपको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आप इस जो प्रोविजन के अंडर आ रहे हो, इफ यस प्लीज फर्निश फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, तभी आपने नीचे वाली जो इंफॉर्मेशन इन्होंने मांगी है वो भरनी है। टू बी फिल्ड ओनली इफ ए पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश ए रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) सबसेक्शन 1। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अगर आपकी रिटर्न मैंडेटरी रिक्वायर्ड आपको भरने के लिए, तब ये आपका क्लोज जो है आपको एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ आप देखिए, टू बी फिल्ड ओनली इफ ए पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश ए रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। तो इसका मतलब आपकी जो इनकम है वो मैक्सिमम रिजम्पशन लिमिट से नीचे है, बट फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू, लेकिन आप रिटर्न फाइल कर रहे हो किस लिए? ड्यू टू फुलफिलिंग one or more condition mentioned in the 7th proviso to section 139 subsection 1। तो इन्होंने 3 कंडीशन दी है। आप तीनों में से अगर वन और मोर, एक या एक से ज़्यादा कंडीशन आप पर एप्लीकेबल होती है, तभी आपको ये फिगर्स भरनी होगी, वरना नहीं भरनी होगी। इवन आपको ये एप्लीकेबल भी है, तब भी आपको यहाँ पर नो करना होगा। अगर आप रिटर्न रेगुलर भर रहे हो, तब आपको ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली कंडीशन है, हैव यू डिपॉजिटेड अमाउंट, क्या आपने अमाउंट डिपॉजिट किया, और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट्स, क्या आपने एक्सीडिंग ₹1 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा वन टाइम और डिफरेंट ओकेशन में जो सारे साल का अमाउंट है वो 1 करोड़ से अबव हो गया, इन वन और मोर करंट अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। वन और मोर, या तो एक ही अकाउंट में या फिर एक से अधिक अगर आपके यानी अकाउंट हैं, तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एक प्रीवियस ईयर में एक या एक से अधिक जो अकाउंट हैं उनमें आपने 1 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट किया है। तो अगर किया है, यस है, तो आपको ये रिटर्न भरनी होगी। हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट, या फिर आपने कोई ऐसा एक्सपेंडिचर किया है, अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ₹2 लाख, जो कि 2 लाख से अबव है, या वन टाइम जो एग्रीगेट ऑफ अमाउंट, या फिर डिफरेंट ओकेशन में आपने पेमेंट की है तो वो 2 लाख से अबव है। फॉर ट्रैवल टू ए फॉरेन कंट्री, किसके लिए आपने पे किया है? ट्रैवल टू ए फॉरेन कंट्री फॉर योरसेल्फ, आइदर आप गए हो या फिर फॉर एनी अदर पर्सन, किसी और पर्सन कोई गया है और उस पर आपने पेमेंट आपने खर्च की है, एक्सपेंडिचर आपने खर्च किया है, तो यहाँ पर यस होगा। तो फिर भी आपको ये रिटर्न इस प्रोविजन में आपको भरनी पड़ेगी। तो लास्ट जो है कंडीशन है, हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 लाख ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर आपने 1 लाख से अबव इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंडिचर किए हैं, तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, 1 साल में, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर आ गया 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक, अगर आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो पे किया है जिसका अमाउंट 1 लाख से अबव चला जाता है सारे साल में, तो फिर आपको यस करना होगा। तो अब आप चलते हैं हम, अगर तीनों में से एक कंडीशन या एक से ज़्यादा कंडीशन फुलफिल होती है तो आपको इस प्रोविजन में रिटर्न भरनी होगी। कंडीशन ये है कि आपको मैंडेटरी रिक्वायर्ड नहीं थी,
यानी आपकी इनकम जो है 2,50,000 से कम थी और इनमें से 3 प्रोविज़न में से एक प्रोविज़न या एक से अधिक प्रोविज़न आप पर एप्लीकेबल हुई, तो आप जो रिटर्न भर रहे हो आपको यहाँ पर रिटर्न भरनी पड़ेगी। तो चलिए हम पार्ट बी, ग्रॉस टोटल इनकम। सबसे पहले है सैलरी। देखिए सैलरी में इंक्लूड क्या होता है। सैलरी जो पर्सन जॉब कर रहा है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि सैलरी होता क्या है। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉयर है और उसके अंडर जो है जो 4% लगे हुए हैं, 3% को वो सैलरी दे रहा है। सैलरी का मतलब उनकी फिक्स सैलरी है, प्लस उनको कोई अलाउंसेस भी दे रहा है। तो वो जॉब कर रहे हैं तो उसकी इनकम अंडर दी हेड सैलरी आएगा। 1% ऐसा है जिसको वो सैलरी नहीं कमीशन दे रहा है, सैलरी नहीं दे रहा, तो वो उसकी जो पर्सन की है वो सैलरी हेड में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल उसको कोई टारगेट दिया हुआ है, कोई सेल का हो सकता है, कोई परचेज का टारगेट हो सकता है, तो वो उस हिसाब से कमीशन अर्न कर रहा है, तो वो सैलरी नहीं है। तो आप देखिए कि थोड़े से फिर रूल्स एप्लीकेबल होते हैं जो एम्प्लॉय पर EPF वगैरह या ESI के रूल्स भी एप्लीकेबल होते हैं। तो ये सिर्फ एम्प्लॉय के केस पे ही एप्लीकेबल होते हैं। अगर पर्सन एम्प्लॉय नहीं है तो उस पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता। साथ में ये भी मैं बता दूं, बहुत से लोग थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं। अगर एक पर्सन एम्प्लॉय है और उसको एम्प्लॉयर उसको किसी भी किस्म की कोई पेमेंट कर रहा है, इवन कमीशन भी पे कर रहा है, तो वो सैलरी का पार्ट होगा। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि रीइंबर्समेंट जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो पर्सन किसी एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है और रास्ते में का जो एक्सपेंसेस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जहाँ फिर उसने कोई भी खाना खाना है या एक्सेट्रा, वो पहले अपनी जेब से पेमेंट करता है, बाद में एम्प्लॉयर उसको रीइंबर्स कर देता है। तो ये सैलरी का पार्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है तो तभी सैलरी में ऐड होगा। दूसरा ये है, इसमें पेंशन भी ऐड होगा। अगर पर्सन सैलरी के बाद जब रिटायर हो गया तो उसको पेंशन मिल रही है एम्प्लॉयर से, तो यहीं आएगी। तो यहाँ मैंने पहले भी बोला कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कई बार किसी ने कोई LIC ऐसी ली है तो एन्युटी वो दे रहा, एन्युटी उसको मिल रही है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, तो वो यहाँ नहीं आएगा। तो इसका मतलब अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तभी आएगा। तो LIC से जो पेंशन उसको मिल रही है पर्सन को, उसने इन्वेस्टमेंट की है किसी प्लान में, पेंशन प्लान में, और उसको पेंशन मिल रही है, तो यहाँ सैलरी में नहीं आएगा। तो सैलरी में एक तो ये आ गया। दूसरा होता है परक्यूरेट्स, अलाउंसेस, तो और भी चीज़ें हैं जैसे ग्रेचुटी मिला या एटसेट्रा। जब भी वो रिटायर हुआ उसको बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, वो मिलते हैं, तो वो सभी यहीं पर आएंगे। उसके बाद इन तीनों का टोटल आ गया सैलरी, वैल्यू ऑफ परक्यूरेट्स, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। अगर आपके पास ये सेपरेट फिगर नहीं है तो आप उसको यानी ग्रॉस सैलरी को यहाँ डाल सकते हो। साथ में मैं एक चीज़ ये भी बता दूँ आपको, अगर आपकी सैलरी में से TDS डिडक्ट हुआ है तो TDS को आपने ऐड बैक करना है। तो इसका मतलब अगर आपकी सैलरी नेट ऑफ TDS है तो उसमें TDS फिगर ऐड करके उसको ग्रॉस अप करना है। तो इसलिए ये सैलरी ग्रॉस सैलरी आएगी। तो एक बार और चीज़ मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपको फॉर्म नंबर 16 नहीं मिल पाता कई बार, तो आप बैंक स्टेटमेंट से आप टोटल लेते हो। तो ये देखिए आपकी बैंक स्टेटमेंट में जब भी फिगर आती है तो उसमें एम्प्लॉय का शेयर जो EPF का है वो लेस हुआ होता है और ESI भी लेस होता है।
तो वो भी दोनों चीज़ें हमने ऐड बैक करके यहाँ पर शो करनी है। तो नेक्स्ट चलिए, लेस अलाउंसेस टू द एक्सटेंट एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10। तो यहाँ पर अगर किसी भी अंडर सेक्शन 10 में एग्जाम्पशन है, जैसे HRA में है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो एजुकेशन अलाउंस में है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी है एग्जाम्पशन अलाउंसेस में वो आप यहाँ लेस करेंगे। तो आपकी सैलरी आ रही नेट सैलरी। यहाँ पर जो नेक्स्ट आ रहा डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये आपकी जितनी भी ग्रॉस सैलरी हो गई यहाँ ऊपर, तो यहाँ में से 50,000 उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। अगर आपकी यहाँ पर नेट सैलरी जो आ रही है 50,000 से कम है तो वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर सारे साल की सैलरी 45,000 आ रही है तो या 45,000 और 50,000 विच एवर इज लेस, स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो उसकी लिमिट फिर 45,000 हो जाएगी। वरना जिसको भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है वो सैलरी ले रहा है उसको 50,000 तो लेस हो ही जाएंगे। इवन किसी की 60,000 साल की बन रही है सैलरी तो यहाँ 50,000 उसको यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी और नेट उसकी 10,000 जो टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस ये काफ़ी पुराना है, शायद ही कोई सीख करता हो, अगर है तो यहाँ पर लेस हो जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 3, यहाँ पर कोई प्रोफेशनल टैक्स पे किया हुआ है तो पंजाब में जैसे कि पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स पे करते हैं तो यहाँ फिगर आ जाएगी, तो यहाँ पर लेस हो जाएगा। ये आपके फॉर्म नंबर 16 में लिखा होगा, जरा आप थोड़ा ध्यान से देख लेना। तो नेट फिगर आ रही इनकम चार्जेबल अंडर दी हेड सैलरीज। तो जो नेट फिगर है यहाँ से नेट सैलरी माइनस जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 है, यहाँ पर लेस होके जो फिगर आई ये इनकम चार्जेबल अंडर दी हेड सैलरीज आ रही है आपकी। उसके बाद चलते हैं, अब जो है हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर आपके यहाँ देखिए हमने पढ़ा था वन हाउस प्रॉपर्टी, इनकम जो है आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी से है, वन हाउस प्रॉपर्टी से, तो अब हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैसे हो सकती है? हाउस प्रॉपर्टी अगर आप वहाँ एक ही हाउस है और आप वहाँ पर रह रहे हो फुल यानी खुद आप ही रह रहे हो तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगी तो इसका मतलब आपका कोई रेंट इनकम आप रिसीव नहीं कर रहे हो। तो यहाँ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमेशा जो वो हमेशा नील होती है। लेट आउट होता है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी जो है रेंट पे दी है। अब रेंट पे जो प्रॉपर्टी दी है वो फॉर द पर्पज ऑफ रेजिडेंशियल हाउस हो सकता है, फॉर द पर्पज ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी आपने हो सकता है आपने रेंट पर दी हो, तो एटसेट्रा एटसेट्रा आपने जो प्रॉपर्टी है लेट आउट दी है तो जितना भी आपने रेंट रिसीव किया तो यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू वो कैसे फाइंड होती है। ये थोड़ा सा आपको इनकम टैक्स के रूल आपको चेक करने होंगे। ऐसा नहीं है ग्रॉस रेंट रिसीव्ड, रिसीवेबल, लेटेबल वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर, तो इसकी एक कैलकुलेशन है। जैसे कि स्टैंडर्ड रेंट भी देखना होता है हमने, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन भी देखनी होती है, एनुअल रेंटल वैल्यू भी देखनी होती है, तो एक कैलकुलेशन होती है। तो ये भी देखना होता है वैकेंसी अलाउंस कितना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब देखना होता है। तो फिर ये आपकी फिगर ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपकी आएगी। डीम टू बी लेट आउट, अगर आपसे ये डीम टू बी लेट आउट होता है कि ये मान लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी लेट आउट होगी। अगर आपके पास हाउस ज़्यादा है तो जितने आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड और आपने एक से ज़्यादा हाउस जो सेल्फ ऑक्यूपाइड किए हुए हैं तो फिर डीम टू बी लेट आउट अदर हाउसेस को मानना पड़ता है। तो ये भी एक कैलकुलेशन है कि आप मान लीजिए ए हाउस है, बी हाउस है, सी हाउस है, आपको डीम टू बी लेट आउट जो मानना पड़ेगा। तो ये भी एक कैलकुलेशन है, ये आपको एज पर इनकम टैक्स एक्ट थोड़ी सी टिपिकल है। तो यहाँ
वो भी आपको कैलकुलेशन करके ये फिगर आपको फाइंड करनी पड़ेगी, ग्रॉस रेंट रिसीव्ड। तो यहाँ पर आ गया हमारा ग्रॉस रेंट रिसीव्ड। ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में बिल्कुल ये नील होगी। उसके बाद है टैक्सेस पेड टू लोकल अथॉरिटी, जैसे म्यूनसिपल टैक्सेस पेड करते हैं हम, कोई सीवरेज का हो गया एक्सेट्रा। म्यूनसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, अगर ओनर ने पे किया हुआ है तो भी ये लेस होगा, अगर टेनेंट ने पे किया है तब ये लेस नहीं होगा। तो नेट जो फिगर आती है आपकी एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू आ रही है आपकी, इसमें आ गया 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। ये भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, जितनी भी आपकी नेट एनुअल वैल्यू आई है उसका 30% होगा। तो आप यहाँ देखिए कि आपके पास अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो उसकी ऑलरेडी जो नेट एनुअल वैल्यू है वो नील होती है, तो 30% ऑफ नील का आंसर भी नील ही आएगा। यहाँ पर तो तभी आएगी फिगर अगर आपने हाउस जो है वो लेट आउट किया हुआ है, उसका 30% आएगा। इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, ये क्या है? तो इसमें जो है अगर आपका जो हाउस है वो आपने लोन पर लिया हुआ है तो यहाँ पर आएगा, फिगर आएगी मेरे। तो ये आप देखिए कि अगर आपने जो हाउस लेट आउट हाउस किया हुआ है तो उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि इंटरेस्ट की कोई मेनली रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। मान लीजिए अगर आप पेमेंट कर रहे हो और उसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी है, प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है वो 80C के लिए अवेलेबल होता है, और जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो हमारा इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल में यहाँ आ जाता है। और ये फिगर 2 लाख से अबव भी है। तो लेट आउट हाउस में अगर आपका हाउस है लेट आउट हाउस है तो उसमें ये फिगर की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में ये रिस्ट्रिक्शन होती है। तो ये 2 लाख मेनली होती है। तो उससे आगे चलते हैं। एरियर्स अनरियलाइज जो रेंट है रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर लेस 30%। कई बार ऐसा होता है कि आपने पुराने एरियर्स रिसीव किए हैं या अनरियलाइज रेंट रिसीव किया हुआ है, तो यहाँ पर कुछ कंडीशन होती हैं वो फुलफिल होनी जरूरी है यहाँ पर आने के लिए। लेस 30%, तो उसका 30% लेस करके फिगर यहाँ आएगी। अब चलते हैं, ये फिगर क्या आ गया, इनकम चार्जेबल अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आपकी जो फिगर है एनुअल वैल्यू से आप ये लेस कर देते हैं, प्लस 6 अमाउंट जो एरियाज है ऐड हो जाता है। इफ लॉस पुट द फिगर इज इन नेगेटिव, अगर यहाँ पर आपकी फिगर जो लॉस आई है तो आपने यहाँ पर फिगर को नेगेटिव लिख देना है। तो दूसरा आप ये भी कंडीशन पढ़ लीजिए, मैक्सिमम लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दैट कैन बी सेट ऑफ इज 2 लाख। 2 लाख जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर आपका हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 2 लाख है। टू वेल द बेनिफिट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस प्लीज यूज ITR 2। अगर आपका लॉस आ गया है तो आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते अगर आपने उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। तो कैरी फॉरवर्ड यानी अगर आपने करना है तो ITR 1 अवेलेबल नहीं है, फिर आपको ITR 2 के लिए जाना पड़ेगा। लॉसेस पूरे आपके सेट ऑफ नहीं हुए तो आपको ITR 1 की बजाय 2 पे जाना पड़ेगा। अगर आपके लॉसेस सेट ऑफ हो जाते हैं तब आपको 2 पे जाने की जरूरत नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ गया आपका बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि फैमिली पेंशन भी आ जाती है, फैमिली पेंशन है यही आना है। तो कई बार आप देखिए कि आपको जो बैंक में FDRs है, पोस्ट ऑफिस में कुछ इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो है ये सारे इधर ही आएंगे। कोई गिफ्ट्स मिला वो भी इधर आ जाएगा। तो ये एक बहुत सी लंबी लिस्ट है, हम शायद अपनी किसी आने वाले फ्यूचर वीडियो में इसकी पूरी डिटेल बताएंगे। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यहाँ पर बहुत सारी इनकम है, जैसे मैंने बोला बैंक इंटरेस्ट है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे का आपने टोटल ले लेना है। तो यहाँ पर है लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 57A इन केस ऑफ फैमिली पेंशन ओनली। फैमिली पेंशन की जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसमें क्या है कि 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000
विच एवर इज लेस। तो ये फैमिली पेंशन की डिडक्शन होती है, वो लेस हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका तीनों का टोटल आ गया, सैलरी का आ गया, हाउस प्रॉपर्टी का आ गया, और साथ में आपका आ गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इफ लॉस पुट द फिगर इन नेगेटिव, अगर लॉस है तो आपको ये फिगर नेगेटिव में देनी होगी। और आल्सो टू अवेल द बेनिफिट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस प्लीज यूज ITR 2। तो ITR 1 उस समय अवेलेबल नहीं है। अगर आपने जो लॉसेज है जो उसको आपने कैरी फॉरवर्ड करने हैं और सेटअप करने हैं तो ITR 1 अवेलेबल नहीं है। चलिए हम पार्ट सी में आते हैं, डिडक्शन एंड टैक्सेबल टोटल इनकम। अब यहाँ तक हमारी आ रही है ग्रॉस टोटल इनकम। जो रूल होता है कि 2,50,000 की, तो रूल ग्रॉस टोटल इनकम का होता है। मैक्सिमम लोग समझते हैं कि शायद वो लेस करके डिडक्शन 80C में जो लेस करने के बाद टैक्सेबल इनकम आती है या टोटल इनकम आती है तो शायद वो 2,50,000 देखनी होती है। ऐसा नहीं होता, ये हमने ग्रॉस टोटल इनकम देखनी होती है 2,50,000 के लिए, इंडिविजुअल के लिए, कि मैक्सिमम इजम्पशन लिमिट अगर आपने फाइंड करना है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम डिडक्शन एंड टैक्सेबल टोटल इनकम। यहाँ पर देखिए कि ड्यू टू कोविड यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के थोड़े से रूल्स जो चेंज हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका पीरियड आपने जो डिडक्शंस है 2 हिस्सों में डिवाइड करनी है। 1 अप्रैल से लेके आप 31 मार्च, और दूसरा 1 अप्रैल से लेके जो 1 अप्रैल से, जैसे 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक, ये पहला पीरियड हो गया। दूसरा पीरियड है 1 अप्रैल 2020 से लेके ये 31 जुलाई आएगा टू 31 जुलाई 2020, यहाँ तक इन 2 पीरियड को आपने डिवाइड कर देना है। अगर आपने नीचे से किसी में भी इन्वेस्टमेंट किया है 80C में, अगर आपका पीरियड है जैसे फर्स्ट पीरियड में 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 20 तक अगर आपने 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट कर ली है तो फिर आपको सेकंड पीरियड इररिलेवेंट हो जाएगा आपके लिए। लेकिन अगर आपने जो मान लीजिए कि आपने 90,000 पहले पीरियड में की है, आपकी शॉर्टेज है जी 60,000 इन्वेस्टमेंट की, तो आपने दूसरे पीरियड में 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 जुलाई 2020 तक आपने जो बैलेंस शॉर्टेज है 60,000 की, इनमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो ये आपको रिटर्न में देना होगा कि आपने जो इस पीरियड की इन्वेस्टमेंट है आप असेसमेंट ईयर 2021 में ले रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट में 90,000 किया और सेकंड में आपने इस पीरियड में इन्वेस्टमेंट जो की है वो आपने 80,000 की है, तो आपकी शॉर्टेज देखो कि आपकी 60,000 है, 60,000 शॉर्टेज है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 60,000 पिछले साल में ले लो और 20,000 जो है आप जो अगला साल है, अगला साल जो है सेप्टेम्बर 2021-22 उसमें आप ले सकते हो। ये आपको मेंशन करना होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। तो इसके लिए आपका फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग एनी डिडक्शन पार्ट बी ऑफ चैप्टर 6 से यस करना होगा आपको। इफ यस प्लीज फिल शेड्यूल डी आई। अगर आपने नहीं, आप 4,000 जो 4 मंथ्स का पीरियड है नेक्स्ट पीरियड, अगर आप नहीं चाहते हो कि उस आपने सारी इन्वेस्टमेंट पहले पीरियड में कर ली है, तो ये आपको यस नहीं नो करना होगा। अगर आपने कुछ पीरियड पहले की है कुछ पीरियड बाद में की है तो यस करके डाटा उसमें डालना होगा। तो ये हमारी डिडक्शंस है, डिफरेंट डिडक्शंस है, उसमें कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट की है तो ये आपको मेंशन करनी होगी। यहाँ पर 80C, CCC, CCD, सब सेक्शन 1, ये डिफरेंट सेक्शन में आपने जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट की है वहाँ आपको मेंशन करना होगा। तो शॉर्ट में मैं आपको मेन जो डिडक्शन है वो बता देता हूँ। 80C जो है LIC की पॉलिसी हो रही, आपकी NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो रही, एक्सेट्रा टैक्स सेविंग FDR हो रही, तो ये हो गया।
उसके बाद अगर NPS है, नेशनल पेंशन स्कीम है, तो इधर आ रहे आप ATCCD 1, तो 1B, तो एटसेट्रा ये आपकी डिफरेंस जो है डिडक्शंस हैं, उसमें जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट की है वो आप फिगर भर दीजिए। तो नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट डी में क्या है, जहाँ आपने वो टोटल इनकम आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली होगी। इसके बाद जो लेस होने के बाद तो टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, जितना भी आपका आ गया टोटल इनकम पर स्लैब रेट्स हैं, डिफरेंट स्लैब रेट हैं, तो यहाँ पर आपने भर देना है। तो उसके बाद आप देखो कि रिबेट अंडर सेक्शन 87A है, अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है टोटल इनकम तो सारे का सारा रिबेट आ जाएगा। अगर आपकी 5 लाख से अबव है तो ये रिबेट नहीं आएगा। टैक्स आफ्टर रिबेट, तो यहाँ पर फिगर आ जाएगी, यहाँ सेस है, एजुकेशन सेस है, टोटल टैक्स एंड सेस आ गया। 89 का रिलीफ आ गया। 89 के रिलीफ में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पर जो एरियर्स एटसेट्रा की जो आप फिगर कैलकुलेट करते हो, तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन सबमिशन भी करनी होगी। यहाँ 10 ही आपको ऑनलाइन भी सबमिट करना होगा। ये तो आपने रिटर्न भरनी है ITR 1, साथ में आपको 10 ही में ऑनलाइन जो भी कैलकुलेशन है वो सारी शीट आपको ऑनलाइन भरनी होगी। उसके बाद 234A का इंटरेस्ट आ गया, ये B का, ये C का और ये F का। तो टोटल टैक्सेस पेड आ गए, अमाउंट पेबल, रिफंड बन रहा है जब पेबल बन रहा है। तो ये भी बता दूं आपको, अमाउंट पेबल करके आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। आपको इधर या तो ज़ीरो करना होगा, जितना भी अमाउंट पेबल है आपको पेड करना होगा, या फिर हो सकता है कि आपका रिफंड बनता हो। आप अमाउंट पेबल करके रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। तो नेक्स्ट चलते हैं पार्ट ई में, अदर इंफॉर्मेशन डिटेल ऑफ ऑल बैंक अकाउंट्स हेल्ड इन इंडिया एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये क्या है, ये मैं आपको बता दूं कि आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं, सिर्फ ये आपने वो सारे मेंशन करने हैं, उसका IFSC कोड, नेम ऑफ द बैंक, अकाउंट नंबर, सिलेक्ट अकाउंट फॉर रिफंड क्रेडिट। आपने कोई एक सिंगल अकाउंट सेलेक्ट कर लेना कि आपका जो अगर फंड बनता है तो वो आपके इस अकाउंट में चला जाए, लेकिन आपने अपने सारे बैंक अकाउंट यहाँ मेंशन करने हैं। मिनिमम 1 अकाउंट शुड बी सिलेक्टेड फॉर रिफंड क्रेडिट। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपना बैंक अकाउंट मेंशन ही ना करें। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आपको पहले बैंक अकाउंट ओपन करना होगा, फिर ही आप रिटर्न भर सकते हैं। In case of refund, multiple accounts are selected for refund credit, then refund will be credited to one of the accounts decided by CPC after processing the return. यहाँ पर आपने एक सिंगल अकाउंट ही आप सिलेक्ट करो रिफंड के लिए। ज़्यादा अगर आप सिलेक्ट कर लेते हो तो फिर CPC डिसाइड करेगा आफ्टर द प्रोसेसिंग कि कौन से अकाउंट में आपका रिफंड जाए। तो नेक्स्ट चलते हैं डिटेल्स ऑफ एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स में थोड़ा डिफरेंस होता है। एडवांस टैक्स जो हम पे करते हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ही हम इनकम अर्न करते हैं, और अपनी एस्टिमेशन बेसिस पे हम 4 टाइम का मतलब हो गया कि 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च, तो हम ये टैक्सेस पेड करते हैं, तो उसको हम एडवांस टैक्स कहते हैं। और आप ये देखिए कि अगर हम 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक भी हम जो टैक्स पे करते हैं उसको भी एडवांस टैक्स ही कहते हैं। बहुत से लोगों को शायद डाउट है कि उसको एडवांस टैक्स नहीं कहते। तो एडवांस टैक्स ये हो गया कि आपका 31 मार्च 2020 तक आपने जितना टैक्स पे कर दिया उसी साल का, वो एडवांस टैक्स होगा। और सेल्फ असेसमेंट टैक्स ये होता है कि जब वो साल कंप्लीट हो गया उसके बाद जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो उसके बाद उसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहते हैं। तो अगर आपका कोई शॉर्टेज रह गई है एडवांस टैक्स में पे करने में तो आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स में पे कर सकते हो।
इवन अगर आपके आप पर एडवांस टैक्स के रूल्स एप्लीकेबल नहीं है और आपने चेक किया कि रिटर्न फाइल करने के वक्त आपको कुछ टैक्स पे करना है, तो आप सेल्फ सेटलमेंट टैक्स पे कर सकते हो। तो उसकी यानी डिटेल आईडी, BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, चालान सीरियल नंबर और टैक्स पेड। नेक्स्ट है, अगर आपका कोई भी TDS डिडक्ट हुआ है, TDS डिटेल ऑफ TDS या TCS, तो उसकी भी यहाँ डिटेल आ जाएगी। TDS आप एक सैलरी वाले के लिए जो TDS है वो फॉर्म 16 उसको मिला होगा, उसमें सारी डिटेल होगी। तो आप ये देखिए कि ट्रेसी से आपने डाउनलोड करके जो फिगर है वही आपने डालनी है, वो मैच भी होनी चाहिए। अगर आपका TDS मैच नहीं है तो पहले आप अपने एम्प्लॉयर को बोलो कि मेरा TDS मैच करे, और TDS रिटर्न रिवाइज करके जो भी उसने सही फिगर डालनी है तो उसके बाद ही आप रिटर्न फाइल करेंगे। और आप कोशिश कीजिए कि आप ड्यू डेट से पहले ही रिटर्न फाइल करो, क्योंकि ड्यू डेट के अगर आप में कोई भी शॉर्टेज या कुछ रह जाता है तो आप रिटर्न रिवाइज भी कर सकते हो। आपने हर हालत में ड्यू डेट से पहले ही रिटर्न फाइल करनी है, नहीं तो आपको जो इंटरेस्ट और पेनल्टी लग सकती है। चलिए हम DI ये उन्हीं के लिए अवेलेबल है, जैसे मैंने पहले भी बोला, ये उन्हीं के लिए अवेलेबल है जो 2 पीरियड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जो सेकंड पीरियड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसको डीम टू बी अज्यूम किया जा रहा है कि वो पिछले साल की ही इन्वेस्टमेंट हो। तो ये क्या चीज़ है, ये आपको डिफरेंट सेक्शन दिए गए हैं। एलिजिबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2019-20 एज पर पार्ट C, डिडक्शन इन टैक्सेबल टोटल इनकम। तो कितनी एलिजिबल है? देखिए 1,50,000 से अबव तो मिल ही नहीं सकती, आपको पहले मैं ये बता दूं। डिडक्शन एट्रीब्यूटेबल टू इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मेड बिटवीन 1/4/20, यहाँ पर 31 जुलाई आएगा, 31 जुलाई। मान लीजिए यहाँ पर 90,000 है, तो यहाँ पर जो एट्रीब्यूटेबल है वो है 60,000। तो ये 60,000 आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, जैसे मैंने पहले भी ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूँ। उसके बाद वेरिफिकेशन है, यहाँ पर यहाँ पर्सन का नाम आ जाएगा, सन डॉटर ऑफ यहाँ आ जाएगा, एज कैपेसिटी एज वो सेल्फ है तो यहाँ आ जाएगा, जहाँ इंडिविजुअल है तो यहाँ उसका पैन नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगी और सिग्नेचर। ये रिटर्न ऑनलाइन ही मैक्सिमम भरते हैं, तो ऑनलाइन अगर आपने रिटर्न भरी है तो यहाँ पर आपको वेरीफाई करना होगा। ई वेरिफिकेशन होती है, आप आधार से भी वेरीफाई कर सकते हो, बैंक अकाउंट से भी वेरीफाई कर सकते हो। अगर आप चाहो तो 120 डेज में आप सिग्नेचर करके CPC बेंगलोर को भेज सकते हो। तो नीचे है, इफ द रिटर्न हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय TRP। ये TRP से अगर आपने जो रिटर्न भरवाई है, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर ने रिटर्न भरी है, तो उसकी आपको डिटेल देनी होगी, उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा, नेम देना होगा और उसके काउंटर सिग्नेचर भी होंगे। तो ये पूरा आपको मैंने सारी डिटेल बता दी है। होप आपको ये पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें और साथ में शेयर करना ना भूलें, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक्स।